हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का। हिस्टोपैथोलॉजी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपके जो लैब्स के एग्ज़ाम होते हैं तो सबके अंदर ही हिस्टोपैथ से काफ़ी सारा पोर्शन कवर होता है। सो अभी हम मेजर पोर्शन कवर करने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी क्या होता है? अगर हम किसी नॉर्मल टिश्यू को माइक्रोस्कोप करके उसकी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपी करके हम अगर किसी नॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। बट अगर हम किसी डिसीज टिश्यू की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा टिश्यू जिसमें हमको लग रहा है कि कोई बीमारी हो सकती है या है, पहले से हमें पता है, अगर हम किसी डिसीज टिश्यू की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो यहाँ से हमें डिफरेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ मेजर टर्म्स आते हैं हिस्टोपैथ पढ़ने से पहले, तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें एक बहुत ही कॉमन टर्म्स होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? ये एक टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है जो कि एक सर्जन परफॉर्म करता है। बायोप्सी में क्या करते हैं हम? जो सर्जन होता है वो क्या करता है, टिश्यू का या फिर सेल का एग्जामिनेशन करता है। मतलब जो भी हमें लग रहा है कि ये टिश्यू जो है वो डिसीज्ड है, डैमेज्ड है, तो हम सैंपल भेजते हैं और उस टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है जिसको बोलते हैं बायोप्सी। इसमें क्या होता है, टिश्यू को हम किसी लिविंग, जैसे हमारे पास ये कोई लिविंग ऑर्गन है हमारा, हमें लग रहा है कि इसका ये पोर्शन डिसीज्ड है, तो जो सर्जन होगा वो इसको यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पे टिश्यू को लिविंग ऑर्गन से निकाला जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि डिसीज़ प्रेजेंट है, किस एक्सटेंट तक है, ठीक है। अब हम उस टिश्यू को, अब जो अपना टिश्यू निकाला उसको हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो जो भी पैथोलॉजिस्ट होगा वो उसको एग्ज़ामिन करेगा, माइक्रोस्कोपी से एग्ज़ामिन कर सकता है, केमिकली एग्ज़ामिन कर सकता है, ठीक है। अब बायोप्सी में भी कई टाइप की बायोप्सी हो सकती है। अब एक होती है एक्सीजनल। एक्सीजनल में क्या होता है, पूरा होल मास, जितना भी एरिया था सबको निकाल लिया है हमने देखने के लिए। इंसीजनल होती है एक, ठीक है। इंसीजनल में क्या होता है कि हमें कोई अगर डैमेज साइट दिख रही है, हमने वहाँ से एक लीजन लिया छोटा सा और उसको हमने डायग्नोसिस के लिए भेज दिया। तो एक्सीजनल में तो कंप्लीट पार्ट रिमूव होता है, इंसीजनल में थोड़ा सा कोई भी लीजन वगैरह हम डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। एक होती है हमारी कॉमन नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी में क्या होता है, एक बायोप्सी नीडल होती है और या फिर कोई फाइन नीडल बोल सकते हैं हम उसको हम यूज़ करते हैं, लाइक बोन मैरो में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बायोप्सी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी सबको पता होगा। ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। पोस्टमार्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई भी किसी की डेथ हो चुकी है, कोई भी डेड बॉडी है, जब हम उसके अंदर चेक कर रहे हैं कि इसकी डेथ का रीज़न क्या था या फिर एक्सीडेंटल डेथ थी, जो भी था, उसको पता करने के लिए हम करते हैं ऑटोप्सी। तो बायोप्सी जो है वो लिविंग टिश्यू में होगी और ऑटोप्सी जो है वो डेड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, दैट इज़ पैराफिन सेक्शन टेक्निक। पैराफिन सेक्शन टेक्निक, इसमें आपसे या सिंपल क्वेश्चन में स्टेप्स ही पूछ लेता है या फिर स्टेप्स के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो पूछ लेता है। तो पैराफिन सेक्शन टेक्निक्स में सबसे पहला होता है फिक्सेशन, दूसरा होता है
कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन सब में नहीं होता, बताऊंगी किस में होता है, अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे। फिर आता है डिहाइड्रेशन, फिर होता है क्लियरिंग, फिर होता है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, अभी सब समझ में आ जाएगा। फिर आता है एम्बेडिंग, देन आपकी होगी सेक्शन कटिंग। सेक्शन कट करने के बाद हम उसको स्टेन कर लेंगे एंड देन माउंट कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फिक्सेशन क्या होता है। अब अगर हमें किसी की बायोप्सी करनी है, कुछ भी करना है, टिश्यू का डायग्नोसिस करना है, तो हमने किसी बॉडी में से उस टिश्यू को हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन अब क्या होगा कि बॉडी से निकलने के कुछ टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो उस टिश्यू को प्रिजर्व करके रखना है हमको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, कि जैसा वो बॉडी के अंदर था वैसा ही बॉडी के बाहर रहे। इसके लिए हम फिक्सेटिव सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिक्सेशन। अब फिक्सेशन होता कैसे है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस बेसिस पे काम करता है। इसमें क्या करवाते हैं हम, जो फिक्सेटिव हम यूज़ करेंगे, जो भी फिक्सेटिव हम यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या करेगा, फिक्सेटिव जो भी हम यूज़ करेंगे वो प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, जिससे क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन या फिर कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन्स का। तो जो उसमें डैमेज होते हैं ना वो रुक जाते हैं, सेमी लिक्विड स्टेट से वो सेमी सॉलिड में चला जाता है, और सेमी सॉलिड में टिश्यू को रखना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो फिक्सेशन में क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन या कोगुलेशन हो जाता है। अब अगली बात ये आती है कि हम जो भी फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो वो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करवा दे प्रोटीन का, जिससे कि वो मेंटेन रहे अपनी ओरिजिनल स्टेट में। दूसरा क्या होना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो टिश्यू के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, अच्छे से चला आ जाए, तभी तो वो उसको बचा के रख पाएगा। दूसरा क्या है, जो भी हम फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं हम उसको हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो उसके अंदर सॉल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। अगर इनसॉल्यूबल होगा तो फिर वो अच्छे से कैसे काम करेगा, तो उसमें घुल जाना चाहिए अच्छे से। और जो उसकी फिक्सेटिव की जो कंसंट्रेशन है ना वो आइसोटोनिक होनी चाहिए या फिर हाइपोटोनिक होनी चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सेल के बस्ट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ होती हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है कि जब हम भी कोई फिक्सेटिव यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब कितना फिक्सेटिव हम यूज़ करें, तो हमारा जितना भी टिश्यू है हमारे पास, उसका 15 से 20 टाइम फिक्सेटिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो म्यूज़ियम में आपने देखा होगा, म्यूज़ियम में स्पेसिमेन वगैरह रखे रहते हैं जिसको किसी लिक्विड में डाल के रखा जाता है, तो वो ये फिक्सेटिव ही होता है। तो इसमें हम मोर देन 50 टाइम तक फिक्सेटिव को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वॉल्यूम जो फिक्सेटिव की है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से वॉल्यूम नहीं दोगे उसको तो कैसे उसको प्रिजर्व करके रख पाएगा। अब टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा रखोगे टेम्परेचर आप ज़्यादा रखोगे तो जो स्पीड ऑफ फिक्सेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव में सबसे पहले तो आता है सिंपल फिक्सेटिव, मतलब जिसमें किसी भी एक टाइप का केमिकल या रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे कॉमनली हम यह यूज़ करते हैं 10% फॉर्मेलिन, तो इसमें हम सिर्फ फॉर्मेलिन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये हो गया सिंपल फिक्सेटिव। उसके अलावा 7%
मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसको भी यूज़ किया जाता है एज अ सिंपल फिक्सेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड देखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, HCHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जनरली तो क्या होती है, एक गैस होती है जो कि सॉल्यूबल होती है पानी। ये एक गैस होती है जो पानी में सॉल्यूबल होती है। अब फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह से मार्केट में आपको मिल जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है कि जो हम पैराफिन सेक्शन बनाते हैं, टिश्यू का जो सेक्शन बनाते हैं ना, उसमें ये हार्डनेस बेटर प्रोवाइड करती है, अच्छी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इजीली मिल जाएगा मार्केट में आपको, चीपर होता है। आगे आएंगे कंपाउंड फिक्सेटिव, उसमें 2 तरह के रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो ये उनके कंपैरिजन में चीपर होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें, जैसे कि ये इसकी वजह से ना टिश्यू श्रिंक हो जाता है, हल्का सा टिश्यू का साइज़ छोटा हो जाता है। और दूसरा, ये बहुत लोग जिन्होंने भी लैब में काम किया है, तो जब भी आप डिसर्टेशन हॉल में जाओगे या फिर लैब्स में जाओगे, एनाटॉमी की सेक्शंस देखोगे, तो वहाँ पे इरिटेटिंग आइज़ में, और उसकी स्मेल जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। तो इसलिए इसका इरिटेटिंग इफेक्ट इसका डिसएडवांटेज होता है। ये एक दूसरा क्या है, ये एक स्लो फिक्सेटिव है, मतलब ये बहुत धीमे धीमे काम करता है टिश्यू में। और इसकी वजह से ना फॉर्मेलिन डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर हम जब इसको डेली यूज़ कर रहे हैं जो वर्कर्स, उनके स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज, बट बात वही है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, हार्डनेस भी दे देता है, तो इसलिए हम इसको जनरली यूज़ कर लेते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। दूसरा फिक्सेटिव है मर्क्यूरी क्लोराइड HCl2। इसमें क्या है, पेनिट्रेशन जो है फॉर्मेलिन में स्लो था, इसमें जो पेनिट्रेशन है वो फास्ट है। ठीक है, ये भी टिश्यू को अच्छी सी हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम HCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से फिक्स करते हैं, तो ये टिश्यू में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, और फिर इसलिए हमको इसको रिमूव, इस पिगमेंट को, ब्लैक पिगमेंट को हमें रिमूव करना पड़ता है जब भी हम टिश्यू को यूज़ में ले रहे हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। और कोई भी अगर लार्ज, बड़े साइज़ का अगर कोई स्पेसिमेन होगा ना, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर सिंपली ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये ब्लैक PPT है, इसमें से मर्क्यूरी क्लोराइड का फिक्सेटिव की वजह से इसको हम कैसे हटाएंगे टिश्यू में से, तो उसके लिए हम आयोडीन 0.25 से 0.5% आयोडीन यूज़ करते हैं, 70 to 80% अल्कोहल यूज़ करते हैं टू रिमूव ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है ब्लैक प्रेसिपिटेट हटाने का, हम टिश्यू को पैराफिन सेक्शन में से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको वॉश करेंगे अल्कोहल से, फिर हम 70% अल्कोहल में ये 0.5% आयोडीन मिलाएंगे और उसको टिश्यू को उसमें रख देंगे, फिर टैप वाटर से रिंस करेंगे और उसमें फिर डालेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट, जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट के तरह काम करेगा, वहाँ से ब्लैक कलर को हटा देगा। तो हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो सिंपल फिक्सेटिव है वो है ग्लूटर एल्डिहाइड। अगर हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडी करनी है तो हम यूज़ करते हैं ग्लूटर एल्डिहाइड को, मतलब बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी है। इसको हम एक स्टैंडर्ड फिक्सेटिव मानते हैं, किसके लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने वाले हैं टिश्यू की, अगर हमें जिस टिश्यू की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है तो हम ग्लूटर एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए प्राइमरी फिक्सेटिव हम ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ करेंगे और सेकेंडरी फिक्सेटिव यहाँ पे हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। उससे पहले ग्लूटाराल्डिहाइड के बारे में एक और बात कि ये ना काफ़ी कॉस्टली होता है, फॉर्मेलिन के कंपैरिजन में ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही अपने आप में कॉस्टली है, तो उसके लिए जो फिक्सेटिव यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली ये भी कॉस्टली यूज़ होता है। फिर आता है हमारा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसको कॉमनली ऑस्मिक एसिड भी बोलते हैं। ये पेल येलो कलर का होता है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी फिक्सेटिव। अब ये क्या करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फैट को परमानेंटली फिक्स कर देता है। इसको हम जो साइटोलॉजिकल टिश्यू लेते हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। अब क्या है, ये भी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है ये भी। ठीक है, और अगर हम इसका प्रोलॉन्ग्ड इसकी वेपर्स का से एक्सपोजर होता रहेगा हमारा, ये हमारे ऊपर आता रहेगा, तो हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। छोटे पीस के टिश्यू ही कर सकते हैं इससे फिक्स, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी पुअर है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम बड़ा टिश्यू ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा। फिर आता है हमारा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी एक सिंपल फिक्सेटिव है। ये लिटिल हार्डनेस देता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं देगा, लिटिल श्रिंकेज, थोड़ा सा श्रिंक भी करेगा। इसको हम फॉर्मेलिन की तरह रूटीन फिक्सेटिव में यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ स्मॉल पीसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। रूटीन फिक्सेटिव जो हमारा है वो रहेगा फॉर्मेलिन। ठीक है, कुछ और सिंपल फिक्सेटिव के मैं आपको नाम बता देती हूँ। एसिटिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया 70-100% में, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना, 2.5 to 5% वाटर में सिंपल फिक्सेटिव की तरह काम करता है। और क्रोमिक एसिड कितना, 2% क्रोमिक एसिड एक डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो ये फिक्सेटिव की तरह काम करता है। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड फिक्सेटिव पे। कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या होता है, दो टाइप के रिएजेंट या दो टाइप के केमिकल को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है इसमें 10% फॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है जो कि क्या कर देती है, जो हमारा फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन क्या प्रोड्यूस करता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और फॉर्मेलिन अपना नॉर्मली काम करता रहता है। जो भी हमारे CNS के टिश्यू हो गए या फिर पोस्टमार्टम के वक्त हमें मटेरियल को प्रिजर्व करके रखना, तो वाइडली जो यूज़ होता है पोस्टमार्टम के वक्त वो 10% फॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन ही यूज़ होता है। ठीक है, ये वैसे स्लो होता है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि CNS के लिए भी इसी को हम यूज़ करते हैं। फिर आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड फॉर्मेलिन। इसको हम रूटीन पोस्टमार्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमार्टम मटेरियल के इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिक्सेशन 12 से 24 घंटे में हो जाता है। ठीक है, रूटीन फिक्सेटिव के लिए ये पोस्टमार्टम के केस में अच्छा फिक्सेटिव होता है, क्योंकि इसमें कोई श्रिंकेज नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा हार्डनिंग भी नहीं होती टिश्यू की, इसलिए इसको हम इसमें RBC साइटोलॉजिकल ये सब काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व होके रखता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादा थिकनेस होगी ना, अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ज़्यादा थिकनेस होगी तो ये अच्छे से उसको फिक्स नहीं कर पाएगा। आपको एक नाम याद रखना है, हेल्डेनहेइम्स, क्योंकि क्या पता MCQ में आ जाए।
इसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, ये एक टाइप का कंपाउंड फिक्सेटिव है और इसको हम बायोप्सीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 से 12 घंटे में ये फिक्स कर देता है। फिर आता है हमारा जेंकर सॉल्यूशन। अगर हमें न्यूक्लियाई को, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, इन सब को फिक्स करना है तो जेंकर सॉल्यूशन अच्छा होता है इनके लिए। पर इसका जो पेनिट्रेशन है ना वो पुअर होता है, इसलिए जो टिश्यू की थिकनेस है ना वो 0.5 से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 24 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर हमने 24 आवर्स, तो पहले तो स्लो होगा, आप जब पेनिट्रेशन पुअर है तो आपको ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा रख दिया तो टिश्यू जो है वो ब्रिटेल हो जाएगा, मतलब टूट सकता है वो कभी भी। इसलिए इसको फ्रोजन सेक्शन के लिए रिकमेंड नहीं करते। फिर आपको एक नाम याद रखना है, हेलीज फ्लूइड। हेलीज फ्लूइड जो है वो बोन मैरो को अगर हमें फिक्स करना है या पिट्यूटरी के टिश्यू को, ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके टिश्यू को अगर हमें फिक्स करना है या बोन मैरो को फिक्स करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ब्रीफ में देखेंगे न्यूक्लियर फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं उनको फिक्सेशन किया जाता है, 24 से 48 घंटे तक फिक्स करते हैं। अब इसमें देखो, एक होता है मैं आपको इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि वरना इट इज़ टू डीप। फ्लेमिंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लेमिंग फ्लूइड को एसिटिक एसिड के साथ यूज़ करते हैं। इसको हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें आता है कार्नोइस फ्लूइड। कार्नोइस फ्लूइड जो होता है उसमें फिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें क्रोमोसोम फिक्स करने हैं, लिम्फ ग्लैंड फिक्स करनी है या अर्जेंट बायोप्सी करनी है तो हम यूज़ करेंगे कार्नोइस फ्लूइड। ठीक है, कार्नोइस फ्लूइड अर्जेंट बायोप्सी क्यों? क्योंकि इसमें आधे घंटे से 3 घंटे तक में फिक्सेशन हो जाता है। तो अगर हमें अर्जेंटली कुछ करना है तो कार्नोइस फ्लूइड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लाइकोजन का यूज़ होता है। पर अब इसमें क्या होता है ना, एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ये जल्दी कर देगा। और ये फ्लेमिंग वाले की एक खास बात है, एक तो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है, दूसरा ये फैट को भी प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, बस इसकी पुअर पेनिट्रेशन होती है तो ये टाइम ले लेता है, 24 घंटे तक ले रहा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वेपर फिक्सेटिव कौन कौन से हैं इसमें से, तो हम याद कर लेंगे। वेपर फिक्सेटिव मतलब गैस वाले, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है और ग्लूटाल्डिहाइड है। ये जो 3 है ये होते हैं वेपर फिक्सेटिव। चौथा जो कोई भी ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा आप उसको कट कर सकते हो। अब देखो, जो भी हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट होगा हम उसको देख लेंगे कि हमें इसके लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करना चाहिए। हम उस फिक्सेटिव में उसको उतने टाइम के लिए रख देंगे जिससे कि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब क्या करना होता है, कभी कभी हम सेकेंडरी फिक्सेशन भी कर देते हैं जिससे कि टिश्यू जो है वो अच्छे से फिक्स होता है। जैसे हम मर्क्यूरी क्लोराइड को 4 से 6 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे जो स्टेनिंग जो होगी ना हमारी बाद में, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए हम सेकेंडरी फिक्सेशन कर देते हैं। और उसके बाद हम टिश्यू को कभी कभी 3% पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी यूज़ कर मतलब ट्रीट कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल फिक्सेशन। हमने नॉर्मल फिक्सेशन कर लिया फिक्सेटिव से, अब हम टिश्यू को 3% पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी ट्रीट कर सकते हैं। ये क्या करता है, जैसे टिश्यू और फिक्सेटिव के बीच में एक मॉर्डेंट का काम करता है। अब वॉशिंग आउट, अब हमने जो भी जैसे भी ट्रीट किया हमको उसमें से रनिंग वाटर के अंदर हम उसको रख देंगे। ठीक है, और अगर हमने पोटेशियम नाइट्रोमेट वगैरह ये सब यूज़ किया फिर तो हमको उसको वाटर के अंदर एक बार रखना ही है आगे की प्रोसेस करने से पहले।
अब मैंने आगे बताया था डिकैल्सिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी है तो करनी है। कब ज़रूरी है? अब क्या होता है, बोन वाले जो टिश्यू होते हैं, कैल्सीफाइड टिश्यू होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से ना अच्छे से एक्शन नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैल्शियम को टिश्यू में से रिमूव कर लें। तो टिश्यू में से कैल्शियम के रिमूव करने के प्रोसेस को ये बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। अगर हमने कैल्शियम रिमूव नहीं की तो जो हमारा टिश्यू सेक्शन है वो टूट सकता है, या फिर जो माइक्रोटोम नाइफ का जो एज है उसको डैमेज कॉज हो सकता है। अब टिश्यू में से कैल्शियम रिमूव करने के लिए हमको उसमें एक चिलेटिंग रिएजेंट के साथ रखना पड़ेगा, जिससे कि कैल्शियम वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, टिश्यू को 5 mm थिकनेस से कम में टिश्यू को हम कट कर लेंगे। ठीक है, कटर की हेल्प से। उसके बाद हमने टिश्यू को नॉर्मली फिक्स कर दिया, 10% फॉर्मेलिन लेते हैं तो उसमें लिया, अगर जो भी हमें फिक्स करना है उसके अकॉर्डिंग हमने दे लिया। रूटीन फिक्सेटिव तो हमारा फॉर्मेलिन ही है। अब हम उसमें से उसको हम रख देंगे कैल्शियम चिलेटिंग सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमें उसमें से कैल्शियम रिमूव करनी है। अब क्या कौन कौन से चिलेटिंग सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कब यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड हम 5% यूज़ करेंगे, और 1 से 4 दिन में जो हमारा डीकैल्सिफिकेशन है वो हो जाएगा। अगर हमें बहुत बड़े टिश्यू को डीकैल्सिफाई करना है तो हम फॉर्मिक एसिड का यूज़ करेंगे। ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें 2 से 5 दिन में डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है। अगर हम टिश्यू को चिलेटिंग एजेंट के अंदर रख दें, जैसे कि EDTA सॉल्यूशन है, तो भी हमारा डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके हो गए कि हमने टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव कर लिया। अब डीकैल्सिफिकेशन करने के बाद हम उसका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रख देते हैं 5% ओवरनाइट तक, और उसके बाद अगले दिन उसको पानी से आके वॉश कर देते हैं। अब अगला स्टेप आ जाएगा हमारा डिहाइड्रेशन। हमने डीकैल्सिफिकेशन कर लिया, अब हम करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, हमें टिश्यू में से पानी को निकालना है। तो हम कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिसने भी अल्कोहल ली होगी तो उसके बाद ना डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है जो बॉडी में से पानी को निकालने का काम करती है। तो इसी तरह से वो टिश्यू में से भी पानी को निकाल लेगी। कौन कौन से अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, मीथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में यूज़ करते हैं, जैसे 50%, 70%, 90%, फिर यूज़ करेंगे 100%। इस तरह से हम एक कंसंट्रेशन बना के यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिश्यू को हमने सबसे पहले क्या किया, 1-2 घंटे के लिए हमने उसको 50% में रख दिया, फिर 1-2 घंटे के लिए हमने उसको 70% में रख दिया। ठीक है, फिर हम 90% में 1-2 घंटे के लिए रख देंगे, और उसके बाद 100% में जब 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तो उसमें से कम्प्लीटली वाटर रिमूव हो चुका होगा। हम उसको डायरेक्ट 100% में नहीं रखेंगे, हमें इस तरह से इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है हमारा एसीटोन है ये, इसको हम इसका जो एक्शन है वो भी रैपिड होता है, बट इसमें क्या होता है ना, श्रिंकेज वगैरह आ जाती है टिश्यू में, इसलिए हम अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अब इसका फ़ायदा क्या है, कॉस्ट इसकी काफ़ी लो होती है। एसीटोन जो है यूजली कितने टाइम में डिहाइड्रेट कर देता है, 20 से
30 मिनट में कर देता है, लेकिन हमको कम से कम 4 बार एसीटोन को चेंज कर करके यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रेफर किया जाता है कि अगर हमने लो स्ट्रेंथ यानी 50% अल्कोहल में एक बार डाल दिया, उसके बाद अगर हम एसीटोन यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, डिसऑर्डर मतलब टिश्यू के अंदर ना डैमेज कम आएंगे, ये प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हमारा एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है डाईऑक्सिन। ठीक है, डाईऑक्सिन ये लेस श्रिंकेज प्रोवाइड करता है, बट इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, अल्कोहल के कंपेरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये हमारे लिए टॉक्सिक भी है, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं अनटिल और अनलेस इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाए हमें। अब हमने टिश्यू में से पानी निकाल दिया, अब अगला स्टेप आता है क्लियरिंग या फिर डी अल्कोहलाइजेशन। अब हमने पानी निकालने के लिए अल्कोहल यूज़ कर लिया, अब टिश्यू के अंदर जो अल्कोहल चला गया है आप उसको भी तो निकालोगे ना। तो अब जो रिमूवल ऑफ अल्कोहल, हमें अल्कोहल को, जो भी अल्कोहल हमने पानी रिमूव करने के लिए डाला था, अब हमें उसको खुद को रिमूव करना है, इसको हम बोलते हैं क्लियरिंग, क्योंकि जिसका काम ख़त्म हो गया उसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक बार अगर आप रिवाइज़ करें तो हमने किया क्या है, हमने एक टिश्यू का सेक्शन कट किया, हमें लगा कि इस टिश्यू में कोई दिक्कत हो सकती है, वो सेक्शन हमने कट किया, कट करने के बाद हमने उसको सूटेबल फिक्सेटिव के साथ फिक्स कर दिया, ज़रूरत पड़ी तो सेकेंडरी फिक्सेटिव भी यूज़ कर लिया, फिर हमने उसको वॉश कर लिया अच्छे से पानी में, और उसके बाद हमने उसमें क्या किया, डीकैल्सिफिकेशन। अगर कोई बोनी टिश्यू है या जहाँ कैल्शियम की प्रोबेबिलिटी है होने की, वहाँ से हम कैल्शियम निकालेंगे पहले, तो हमने डीकैल्सिफिकेशन कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया अभी तक, उसका डिहाइड्रेशन, उसमें से वाटर रिमूव कर लिया इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में अल्कोहल को यूज़ करके। तो अभी हमने इतना कर लिया है, अब हम आगे जा रहे हैं डी अल्कोहलाइजेशन। ये जो हमने यहाँ डिहाइड्रेशन स्टेप में जो अल्कोहल यूज़ की थी, इस अल्कोहल को रिमूव करने के लिए हम क्लियरिंग करने या डी अल्कोहलाइजेशन करने जा रहे हैं। अब कैसे कर सकते हैं रिमूविंग, अब जो हम क्लियरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से क्लियरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज जो क्लियरिंग एजेंट है वो है जाइलिन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट होता है ये, क्योंकि इसका जो एक्शन है ना वो रैपिड होता है। ठीक है, स्पेसिमेन 3 से 4 mm थिकनेस के होंगे, उसको हम 2 से 4 घंटे में क्लियरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, वरना वो टिश्यू क्या हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा। ब्रिटिल मतलब कांच टाइप, जैसे टूट जाए एकदम से, नाजुक हो जाता है एकदम कठोर, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि टूट सकता है वो कभी भी। टोलुइन एंड बेंजीन भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वही है, इसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर करेंगे तो डैमेज होने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म। ये स्लो होता है, बट इसकी अच्छी बात क्या है, ये लेस ब्रिटल होता है, ये ब्रिटलनेस कम प्रोवाइड करता है। दूसरा ये ना एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्लोरोफॉर्म जैसा ही होता है, बस ये क्लोरोफॉर्म से सस्ता होता है। उसके बाद एक आता है हमारा, हम सिडार वुड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डेलिकेट टिश्यू है बहुत, उसके लिए हम सिडार वुड ऑयल यूज़ करेंगे। अब दिक्कत क्या है, ये बहुत स्लो है और वेरी एक्सपेंसिव भी है। और हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है, ये
माइक्रोस्कोप में जो हम लेंस के नीचे यूज़ करते हैं ये वो वाला सिडार वुड ऑयल नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। अब अगर हम ज़ाइलिन या फिर बेंजीन या टोलुइन को अगर हम क्लियरिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 2 चेंजेस, मतलब 2 बार हमें टिश्यू को 2 बार डालना होगा। जैसे एक बार 30 से 60 मिनट तक रख दिया, उसके बाद हम दोबारा से ज़ाइलिन लेंगे और उसमें 30 से 60 मिनट के लिए वापस रख देंगे। तो टिश्यू में है ना एकदम ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट टाइप की क्लियर आपको अपीयरेंस दिखने लग जाएगी, मतलब क्लियरिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला आ जाता है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन। अब क्या है, अब पता है इसमें यही है, एक यूज़ किया फिर उसको हटाओ। अब हमने क्लियरिंग एजेंट ज़ाइलिन यूज़ किया, अब ये ज़ाइलिन टिश्यू के अंदर आके बैठ गया, अब इस ज़ाइलिन को हटाना पड़ेगा। तो इस ज़ाइलिन को हटाने के प्रोसेस को बोल दिया इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद टिश्यू को हम क्या करेंगे, ज़ाइलिन हटा दिया, टिश्यू को हम पैराफिन से वैक्स से कोट करेंगे, ठीक है। इसको बोल दिया एम्बेडिंग हो गई उसकी। अब पैराफिन वैक्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितने पॉइंट पे ये मेल्ट होता है, कितने टेम्परेचर पे, वो है 56 से 60 डिग्री सी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री इससे हम ज़्यादा ही रखेंगे, जिससे कि पैराफिन वैक्स जो है वो मेल्ट ना हो जाए। वो 2 से 5 डिग्री ही ज़्यादा रखना है, ज़्यादा भी रखोगे तो जो टिश्यू है वो आपका बर्न हो सकता है। टिश्यू पीस जो उसके अंदर होगा वो बर्न हो सकता है। अब हमने क्या किया, टिश्यू हमारा क्लियरिंग एजेंट में पड़ा हुआ था, ठीक है, पिछले स्टेप में, उसको हमने वहाँ से निकाल लिया और वैक्स के कंटेनर में रखेंगे हम उसको 1 घंटे के लिए, वैक्स के फर्स्ट कंटेनर में। फिर से हम उसको रिमूव करेंगे और उसको सॉरी वैक्स के सेकंड कंटेनर में रखेंगे फिर से 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम उसको वैक्स के थर्ड कंटेनर में रखेंगे 1 घंटे के लिए। इस तरीके से जो एम्बेडिंग है वो प्रॉपरली हो जाएगी, टिश्यू के ऊपर कोटिंग हो जाएगी पैराफिन की। अब जो हमारा टिश्यू जो है जो मेल्टेड पैराफिन में पड़ा हुआ है, ठीक है, टिश्यू जो है हमारा पड़ा हुआ है, उसका भी एक प्रॉपर ब्लॉक मेकिंग प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि आपको सेक्शन दिखे कि हाँ ये टिश्यू, ही थोड़ी कि बस कहीं भी पड़ा हुआ है वो। तो इसको बोलते हैं एम्बेडिंग या फिर ब्लॉक मेकिंग। टिश्यू जो हमारा मेल्टेड पैराफिन में पड़ा हुआ है उसको हम प्रॉपरली ओरिएंट कर देते हैं, किसी शेप में बना देते हैं। अब जैसे टाइप ऑफ मोल्ड, ल्यूकार्स का एल मोल्ड पीस आता है, इसमें क्या होता है, एल शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम तरह तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं। अब एम्बेडिंग करने के लिए क्या होगा, 2 एल शेप के हम मेटल के मोल्ड लेंगे, ठीक है। अब 2 एल शेप के मोल्ड को जब हम जॉइन करेंगे ऐसे, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, समझे। एक ये रहा एल शेप, एक ये रहा एल शेप, इसको जब हम जॉइन करेंगे तो ये आपके पास एक बॉक्स बन के आ जाएगा। अब ये बॉक्स बन गया, हम अपने जितना भी हमारा टिश्यू का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। बड़ा है तो बड़ा कर लो, छोटा है तो छोटा कर लो। अब हमने बॉक्स बना लिया, अब हम इसके अंदर जिस भी टिश्यू को हमें फिक्स करना है, मतलब प्लेस करना है वैक्स में, उसको हम इसके अंदर सेंटर में रख देंगे। इसको रख दिया, उसके ऊपर हम डाल देंगे मेल्टेड पैराफिन वैक्स और वेट करेंगे कि ये वैक्स जो है वो ठंडी हो जाए। इसके ऊपर वैक्स डाल दी है हमने, वैक्स डाल दी है और अब हम वेट कर रहे हैं कि ये ठंडी हो जाए।
अब वैक्स जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो हम जो ये हमारे एल वाले जो ये मोल्ड है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब ये हटाएंगे, अब वैक्स जो है वो ठंडी होके जमेगी ना, मोमबत्ती जैसे हो जाएगी। उसको हम उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पेशेंट का नेम नंबर जो भी MRD नंबर जो भी मिलता है हॉस्पिटल में उसको हम उस ब्लॉक्स के ऊपर लिख देंगे। इस तरह से हमारा ब्लॉक बनके तैयार हो जाएगा। अब अगर मान लो हमारे पास पैराफिन वैक्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेलोइडिन, एक सेलोइडिन आता है वो यूज़ कर सकते हैं, जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वो है अल्टरनेटिव्स है कि अगर आपके पास पैराफिन वैक्स जो रूटीनली यूज़ होती है वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने टिश्यू को फिक्स कर लिया, वाटर में वॉश कर लिया अगर नेसेसरी है तो, उसके बाद डीकैल्सीफाई कर दिया, अगर उसमें हमें लग रहा है कि कैल्शियम है तो हमें उसमें से डीकैल्सीफाई कर दिया। उसके बाद उसको अल्कोहल की इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन 50, 70, 90, 100 में रखा जिससे कि उसके अंदर का सारा डिहाइड्रेशन सारा पानी रिमूव हो जाए। अब उसमें से हमने अल्कोहल रिमूव करने के लिए एक क्लियरिंग एजेंट यूज़ किया जो जाइलिन हो गया जैसे कि। अब क्लियरिंग एजेंट को भी रिमूव कर दिया हमने उसके बाद उसमें से, और फिर हमने उसमें पैराफिन के ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक तो हमने बना लिया, लेकिन अगर हमें माइक्रोस्कोपी करनी है तो हमें स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू चाहिए, छोटा सा, बहुत छोटा। माइक्रोस्कोप के अंदर हम कितना छोटा सा पीस लेंगे तो वो हमको आराम से दिख जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमें कट करना पड़ेगा। हम इसको थिन सेक्शन में कट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं सेक्शन कटिंग। क्या बोलते हैं, सेक्शन कटिंग। अब सेक्शन कटिंग करने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए होगी, उस डिवाइस को हम बोलते हैं माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिससे हम यूनिफॉर्म थिकनेस यानी इक्वल थिकनेस के, चारों तरफ से इक्वल थिकनेस के टिश्यू को कट कर सकते हैं थिन स्लाइस में। अगर टिश्यू हमारा हार्ड पैराफिन वैक्स के अंदर रखा हुआ है, ये रहा ब्लॉक, ये रहा हमारा टिश्यू। अब माइक्रोस्कोपी करनी है तो ऑब्वियसली आपको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी चाहिए इसमें से चाहिए ना, ये इसका क्या करोगे आप, तो आप टिश्यू को कट करोगे यहाँ से थिन सेक्शन में। ठीक है, अब माइक्रोटोम के अंदर क्या क्या होता है, एक होगा ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर क्यों होगा, ब्लॉक को होल्ड करके रखेगा। फिर होता है नाइफ़, नाइफ़ का एक तो कैरियर होगा जिस पे हम नाइफ़ को लगा के रखेंगे, दूसरा नाइफ़ होगा जिससे हम कट करेंगे। फिर होता है एक स्क्रू होता है एडजस्ट करने के लिए कि आपको इधर कट करना है, इधर कट करना है, जिधर भी कट करना है वो उसको उधर एडजस्ट कर देगा। तो ये हो गए रिक्वायरमेंट हमारे माइक्रोटोम्स की। अब माइक्रोटोम्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से हम मेन टाइप्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है रोटरी माइक्रोटोम। रूटीन रिसर्च वर्क में जो यूज़ किया जाता है वो रोटरी माइक्रोटोम यूज़ किया जाता है सीरियल सेक्शन कटिंग करने के लिए। ये साइज़ में स्मॉल होता है, इसका जो नाइफ़ है वो भी छोटा होता है। इसमें किस तरह साइज़ के टिश्यू को हम कट कर सकते, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्ज स्पेसिमेन को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, रूटीन में हम इसको स्मॉल स्पेसिमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कैम्ब्रिज रॉकर। ये भी छोटा होता है, लाइट वेट होता है, और जो टीचिंग क्लास वर्क टीचिंग मतलब स्मॉल स्केल पे हमें लैब्स में अगर सिखाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है ऑपरेट करने के लिए, और लार्ज ब्लॉक के लिए इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा स्लाइडिंग माइक्रोटोम। अब इसमें स्लाइडिंग में क्या होता है, जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक तो स्टेशनरी रहेगा, मतलब ब्लॉक अपनी ही जगह पे रहेगा, और जो नाइफ़ है नाइफ़ मूव करेगा सेक्शन के ऊपर। ठीक है, इसको हम अगर हम पैराफिन से नहीं कर रहे, सेलोइडिन से अगर हम कर रहे हैं वैक्स, ठीक है,
एम्बेड कर रहे हैं सेलोडीन से, तो हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। पैराफिन सेक्शन के लिए इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है बेस स्लेज माइक्रोटोम। इसमें क्या होता है, एक स्लेज टाइप की बनी होती है, ठीक है। इसको हम हार्ड टिश्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोजन सेक्शन वाले टिश्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। लार्ज ब्लॉक के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, बेस स्लेज। 8 से 10 सेंटीमीटर तक के ब्लॉक को कट कर सकता है ये। एम्ब्रियो टिश्यू के लिए, हार्ड बोनी टिश्यू के लिए, ठीक है। तो अगर हमें लार्ज ब्लॉक के लिए यूज़ करना है तो हम बेस स्लेज माइक्रोटोम यूज़ करेंगे। इसमें जो टिश्यू का जो ब्लॉक होल्डर होता है, एक स्लेज होती है, ठीक है, उससे अटैच होता है। फिर आता है हमारा फ्रीजिंग माइक्रोटोम। जो फ्रोजन सेक्शन होता है, फ्रोजन सेक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीज। अगर हमें कोई अर्जेंसी में कट करना है तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्रोजन सेक्शन को किसी भी टिश्यू फिक्स्ड हो, अनफिक्स्ड हो, अगर उसका सेक्शन फ्रोजन है, उसको कट करने के लिए हम फ्रीजिंग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टेज होती है ना, इसकी स्टेज कनेक्ट होती है CO2 से कनेक्ट होती है, जिससे क्या होती है, स्पेसिमेन को सबसे पहले रैपिडली कूल किया जाता है और नाइफ़ को भी कूल किया जाएगा। फिर उसके बाद नाइफ़ मूव करेगा स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, नाइफ़ मूव करेगा स्पेसिमेन के ऊपर और उसको कट करेगा -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिक्सेशन वगैरह इसमें जनरली फ्रोजन सेक्शन में नहीं होता है, डायरेक्ट अनफिक्स्ड भी हो सकते हैं। पैराफिन के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है आपका एक क्रायोस्टेट -15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको फ्रोजन सेक्शन और फ्रेश स्पेसिमेन को अगर कट करना है तो आप क्रायोस्टेट यूज़ करोगे। ये फ्रीजिंग माइक्रोटोम से अच्छा होता है। इसमें भी फिक्सेशन ज़रूरी नहीं है और अर्जेंट डायग्नोसिस करनी है अगर फ्रोजन सेक्शन की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूटीनली हम यूज़ नहीं करते, पैराफिन के केस में इसको यूज़ नहीं करते। अब इसमें क्या होता है ना कि जो ये फ्रोजन सेक्शन वाले होते हैं, इनको हमें स्पेशली हैंडल करना होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। ये फिक्स नहीं है तो अनफिक्स्ड है, मतलब अभी ये लाइव है, तो मतलब इसके अंदर जो भी कंटामिनेशन होगा वो आपको भी हो सकता है, इन्फेक्शन आपको हो सकता है इस वाले टिश्यू से। इसलिए आपको उसको बहुत ज़्यादा सावधानी से हैंडल करना होता है। अब देखो, माइक्रोटोम में जो नाइफ़ यूज़ होते हैं ना, उसमें हम ब्रीफली देख लेते हैं। एक बाइकॉन्केव टाइप का नाइफ होता है, वो यूज़ होता है। उसको क्यों यूज़ करते हैं, पैराफिन सेक्शन को कट करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर होता है एक पियानो कॉन्केव टाइप का नाइफ, जो अगर हम सेलोडीन का सेक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। फिर होता है वेज शेप्ड का नाइफ, वेज शेप्ड, वेजेस ऐसे होते हैं ना, वेज शेप्ड नाइफ। इसको हम पैराफिन एंड फ्रोज़न सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा टूल एज हैवी माइक्रोटोम मतलब अगर हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड ऐसी बोन को कट करना है जिसका हमने डीकैल्सिफिकेशन नहीं किया, जिसमें से हमने कैल्शियम नहीं निकाला, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। तो बाइकॉन्केव के लिए पैराफिन, पियानो कॉन्केव सेलोडीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वेज शेप, पैराफिन, फ्रोजन दोनों, और टूल एज नाइफ अगर हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ हमको कट करनी है तो, ठीक है। अब हमने सेक्शन को कट कर लिया है। तो अब हम उसकी स्टेनिंग करके उसको माइक्रोस्कोपी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एडहेसिव यूज़ करते हैं। इसमें क्या करता है कि स्लाइड के ऊपर एडहेसिव को रख दिया और उसके ऊपर हम अपना टिश्यू सेक्शन रखेंगे, जिससे कि ये टिश्यू ना यहाँ स्लाइड से इधर उधर भागे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन टिश्यू होता है, इसलिए रिस्क होता है। इसलिए हम
एडहेसिव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं? अगार यूज़ कर सकते हैं, जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्ब्यूमिन, ये मोस्ट पॉपुलर रूटीन एडहेसिव होता है, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? एग वाइट होता है, ग्लिसरॉल होता है और सोडियम सैलिसिलेट प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट कॉमन रूटीन एडहेसिव है, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्ब्यूमिन। अब हम बात करेंगे स्टेनिंग की, कि हमने इस जो हमारा टिश्यू सेक्शन है उसको सारे प्रोसेस से निकाल लिया और लास्ट में हम उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो स्टेनिंग में सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है प्राइमरी स्टेनिंग, सेकेंडरी स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में हमें क्या है कि जो भी टिश्यू सेक्शन हमने लिया है, ठीक है, उसके साथ हम एक ऐसी डाई यूज़ करें जो एफिनिटी रखती हो हमारे टिश्यू सेक्शन के जिस एलिमेंट को हमें स्टडी करना है, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिसको भी स्टडी करना है तो हम ऐसी डाई यूज़ करते हैं जो उस टिश्यू सेक्शन से एफिनिटी रखती हो, जिससे कि वो उससे बाइंड करे। ठीक है, ऐसे स्टेन को बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। और जो बैकग्राउंड होता है हमारे किसी भी, जो हमारा कुछ भी हमने लिया सेल, उसका जो बैकग्राउंड होता है काउंटर स्टेन, जैसे अगर हमें न्यूक्लियस देखना है तो उसके लिए हम जो स्टेन यूज़ करेंगे वो है प्राइमरी स्टेन। अब न्यूक्लियस को इस बैकग्राउंड से अलग दिखाने के लिए हमें इस बैकग्राउंड को भी किसी अलग कलर से स्टेन करना पड़ेगा, उस स्टेन को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेन। तो ऐसा स्टेन जो उसके मेन सेक्शन को, जिसको हमें चेक करना है, मेन सेक्शन को जो स्टेन करता है वो होता है प्राइमरी स्टेन। और ऐसा स्टेन जो काउंटर स्टेन होता है, जो बैकग्राउंड को कलर देता है, वो होता है सेकेंडरी स्टेन। अब जो स्टेन होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सबसे पहली जो नेचुरल डाई होती है वो होती है हीमेटॉक्सिलिन। HNE स्टेन सबने पढ़ा होगा, हीमेटॉक्सिलिन। ठीक है, ये कहाँ से आती है? ईथर एक्सट्रैक्शन। एक ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री होता है हीमोटॉक्सिलोन कैम्पेचियनम। हीमोटॉक्सिलोन कैम्पेचियनम नाम का एक ट्री होता है जिसकी लकड़ी में से हम ईथर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे हम बनाते हैं हीमोटॉक्सिलिन डाई। ठीक है, हम इसको एक मॉर्डेंट की तरह ही, मॉर्डेंट के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेनिंग होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम इसको एक मॉर्डेंट के साथ यूज़ करते हैं। और ये थोड़ा स्लो स्टेन देता है। ठीक है, अब मॉर्डेंट क्या होता है? मॉर्डेंट वो होता है जो जैसे टिश्यू के साथ कंबाइन हुआ, स्टेन के साथ कंबाइन हुआ, दोनों के बीच में लिंकेज कराएगा। ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा डाई है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज करवाएगा टाइटली वो होता है मॉर्डेंट, जिससे जो हमारी स्टेनिंग होती है वो और अच्छी हो जाती है। हम मॉर्डेंट में जो कॉमनली क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम मॉर्डेंट, आयरन, बट क्रोमियम, कॉपर, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम एल्यूमिनियम के मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारी नेचुरल डाई में और कौन सी आती है? एक होती है हमारी कोकिनियल। ये क्या है? ओल्डर डाई है, हिस्टोलॉजी के फील्ड में ये ओल्डर, काफ़ी पुरानी डाई है। ठीक है, ये एक बग होता है, फीमेल कोकिनियल बग, ये उस बग से, उस कीड़े से हमको मिलती है। और नेचुरल डाई की अगर हम बात करें तो ओरसीन होती है जो कि इलास्टिक फाइबर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर लिटमस होती है,
लिटमस भी हमको लाइकेन से मिलता है और ये ऑर्चिन होती है, ये भी हमको लाइकेन से ही मिलती है। ये जो लिटमस है ना, ये एक पुअर डाई है, इसलिए इसको हम हिस्टोलॉजी में यूज़ नहीं करते। सैफरॉन, फिर आती है हमारी सैफरॉन। ये इसको भी हम हिस्टोलॉजी में उतना यूज़ नहीं करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्टेन होता है एक मैसन स्टेन, उसके अंदर सैफरॉन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिंथेटिक डाई। ये सिर्फ सिंथेटिक डाई होती हैं, ये कोल से या उनके डेरिवेटिव से बनी होती है। अब हमने देखा हिस्टोलॉजिकल डाई जो थी वो हमारी, वो क्या था, प्लांट वगैरह से ऑब्टेन की थी, लाइकेन से ऑब्टेन की थी, तो वो होती है हमारी नेचुरल डाइज। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कि हम हीमोटॉक्सिलिन के साथ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं, तो अगर मॉर्डेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एलम यूज़ कर सकते हैं, आयरन मॉर्डेंट एलम यूज़ करेंगे तो एलम हीमोटॉक्सिलिन बोलेंगे, आयरन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है एरलिक हीमोटॉक्सिलिन, इसमें भी हम एलम को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको नाम बता रही हूँ जिससे अगर अचानक से नाम आ जाए तो आपको पता हो कि हाँ ठीक है, ये हीमोटॉक्सिलिन के अंदर आते हैं। एक होता है हमारा मेयर्स हीमोटॉक्सिलिन, एक होता है हैरिस हीमोटॉक्सिलिन, ये सारे एलम के हीमोटॉक्सिलिन है, बाकी इसमें चेंजेस आ जाते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अब हमें एक बात याद रखनी है, जब भी हम HNE स्टेन हीमोटॉक्सिलिन एओसिन स्टेन यूज़ करेंगे तो हम कभी भी उसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फिक्सेटिव यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यूज़ नहीं करते। अब देखो हम HNE स्टेन कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास टिश्यू सेक्शन आया, हम क्या करेंगे, हीमोटॉक्सिलिन 5 से 10 मिनट के लिए हम उसमें सबसे पहले डालेंगे हीमोटॉक्सिलिन स्टेन। ठीक है, हीमोटॉक्सिलिन स्टेन सॉल्यूशन हमने उसमें डाल दिया, 5 से 10 मिनट बाद हम उसको टैप वाटर से रिंस कर देंगे। अगर हमें एक्सेस स्टेन रिमूव करना है तो हम एसिड अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं और फिर तुरंत हम टैप वाटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ब्लूइंग की स्टेप। ब्लूइंग में क्या करना होता है, स्लाइड को अमोनिया वाटर या स्कॉच टैप वाटर में हम 1-2 मिनट के लिए रखते हैं और उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से उसको वॉश करते हैं। ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें ईओसिन की स्टेनिंग। हम 1 से 3 मिनट तक स्लाइड को ईओसिन के सॉल्यूशन में रखेंगे और फिर टैप वाटर से वॉश कर देंगे। उसके बाद हम स्लाइड को डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट कैसे करेंगे, अल्कोहल से 70, 95 फिर 100% ऐसे करके, और फिर इसको जाइलिन से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, 2-3 बार करेंगे 5-5 मिनट के लिए। अब हम करेंगे माउंटिंग। माउंटिंग में क्या करना होता है, स्लाइड के ऊपर जो भी हमने स्टेन किया उसके ऊपर हमें कोई भी मीडियम रखना है एक, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं जब तो ऑयल रख देते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी माउंटिंग मीडियम रखेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे। और माइक्रोस्कोपी करने से पहले हमें इसको ड्राई होने के लिए वेट करना है। अब जो हीमोटॉक्सिलिन है क्या होता है, ये क्या न्यूक्लियाई को स्टेन करता है, किस कलर में, ब्लू या पर्पल कलर में। और जो हमारा ईओसिन होता है ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, किस कलर में, पिंक कलर में। ठीक है, अब देखो जो हीमोटॉक्सिलिन होता है ना, हीमोटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई होता है और हम जानते हैं हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए वगैरह। डीएनए जो है वो एसिडिक होते हैं, तो ये एसिडिक और बेसिक आपस में लिंकेज करते हैं, इसलिए हीमोटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को डाई कर पाता है ब्लू और पर्पल।
अब जो ईओसिन है, ईओसिन हमारा होता है एसिडिक डाई, और जो ये साइटोप्लाज्म हो गया और आपके फाइबर हो गए, मसल फाइबर, ये सब होते हैं बेसिक इन नेचर। तो क्या होता है, ये एसिडिक और बेसिक का रिएक्शन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको ये पिंक या रेड स्टेन दे देता है, ठीक है। तो ये हमने HNE स्टेन पढ़ लिया। अब हम कुछ बेसिक स्टेन के नाम देखेंगे जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेन करना है तो हमें स्पेशल स्टेन यूज़ करने होते हैं, जैसे कि एक होता है पास स्टेन, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ठीक है। ये हम कार्बोहाइड्रेट, पार्टिकुलरली हम ग्लाइकोजन और म्यूसिन्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियाई है वो ब्लू दिखने लग जाता है स्टेनिंग के बाद। उसके बाद एक हमारी आती है फेमस सी म्यूसिकार्मीन। म्यूसिकार्मीन को हम एसिडिक म्यूसिन के लिए करते हैं। तो जो म्यूसिन है वो तो रेड कलर की आ जाएगी और जो न्यूक्लियाई है वो ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। फिर आती है एक एल्शियन ब्लू। एल्शियन ब्लू भी हम एसिडिक म्यूसिन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक होती है हमारी वॉन जीसन स्टेन, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कोलाजन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारी एक मेसन ट्राइकोम स्टेन। मेसन ट्राइकोम स्टेन को भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर कोलाजन और जो हमारी रेटिकुलिन फाइबर होती है मसल्स वगैरह में, उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारी स्टेन्स होती हैं इम्पॉर्टेंट। अब जैसे अमाइलॉइड है, हमें अमाइलॉइड, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए थी, अब हमें अमाइलॉइड देखनी है तो उसके लिए हम कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करेंगे, टोलोइडिन ब्लू यूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट देखनी है तो हम इसमें से कौन सी स्टेन, तो अब वो उसमें 3 ऑप्शन तो कार्बोहाइड्रेट वाले दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा कॉन्गो रेड। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कॉन्गो रेड से नहीं देख सकते, अमाइलॉइड के लिए, तो हम इसको टिक करेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हम जानते ही हैं, ग्राम स्टेन हो गई, जर्डन स्टेन हो गई, इस तरह की स्टेन, जिम्सा हो गई, ये सब हम यूज़ करते हैं। अब अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड के लिए जैसे ऑयल रेड हो गई, सुडान ब्लैक भी हो गई, शिफ्ट रिएक्शन हो गई, नाइल ब्लू मेथड हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अभी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक टेबल दूंगी जिसमें ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेन्स और उनके जो पिगमेंट वगैरह होते हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी हिस्टोपैथ का जो मेन बेसिक्स था वो मैंने इसमें आप लोग को बता दिया है कि किस तरह से हम टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं। बाकी एक चीज़ रह गई, माउंटिंग मीडिया हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। माउंटिंग मीडिया में कैरोकॉर्न सिरप होता है, ये मैं नाम याद रख लेना आप बस ऊपर से। एक लेव्युलोज फ्रक्टोज का सिरप होता है। उसके बाद ग्लिसरीन जेली, ये सब हम एज एन माउंटिंग मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं अभी टेबल अटैच कर दूँगी वीडियो के एंड में, वो टेबल आपको ये स्पेशल स्टेन्स के लिए याद कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।